हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11। द चैप्टर नेम इज रोटेशनल मोशन एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज रोलिंग ऑफ ए बॉडी ऑन inclined surface. रोलिंग ऑफ ए बॉडी ऑन इंक्लाइंड सरफेस। क्लियर है भाई? कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम ट्राई करेंगे इसी कंसेप्ट पे, तो बढ़िया तरह से पहले आप कंसेप्ट को समझो, क्या कंसेप्ट कह रहा है इसमें। ठीक है, रोलिंग मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन इंक्लाइंड सरफेस। मान लीजिए आपके पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, थोड़ा सा और इंक्लिनेशन कर देता हूं इसका। इट इज एन इंक्लाइंड सरफेस having angle theta. There is a body, ठीक है। Initially which is at rest, it means initial linear velocity is 0 and initial angular velocity is also 0. The mass of body is capital M and the radius of body is capital R. Clear? Friction is sufficient. रोलिंग है, प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखना आपको, यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट है। आपका फ्रिक्शन जो है वो सफिशिएंट है और वो रोलिंग करवा सकता है, स्लिपिंग को यहाँ पे रोक देगा वो। तो हमें इन क्वेश्चंस में क्या क्या पूछ सकता है और क्या क्या निकालना है वो आप ध्यान से देखें। अभी किसी इंस्टेंट इसका एक्सीलरेशन पूछ सकता है, किसी इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी पूछी जा सकती है, किसी इंस्टेंट इसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा और किसी इंस्टेंट इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, उन सभी को पूछा जा सकता है। या किसी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, सब कुछ हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली। क्लियर है? वेरी सिंपल। हमने मान लिया आफ्टर सम टाइम, यानी ये t=0 पे कहानी थी, इनिशियली इट इज एट रेस्ट। अब अगर इसको हम बीच में कहीं मानते हैं एट टाइम t, लेट एट टाइम t द लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ACM, ठीक है। और भाई ये घूमेगा इस तरह से आगे बढ़ते हुए, और जो एंगुलर एक्सीलरेशन है इसका वो मान लीजिए अल्फा है अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। फोर्स देखिए कौन कौन से काम करेंगे, एक तो फ्रिक्शन करेगा स्मॉल f और एक mg sin थीटा करेगा, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो यहां लिखेंगे let a body is at rest on an inclined plane, यहाँ पर एंगल थीटा है, on an inclined plane having angle of inclination theta, ठीक। let at any instant t linear acceleration of center of mass of body is ACM and angular acceleration is alpha अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्लियर है भाई? ये कहानी है। तो अब क्या करेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे, जरा आप ध्यान से देखो। तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम से आपकी सिर्फ v निकलेगी। क्या निकलेगी भाई? v। अगर आपको ACM निकालना है तो आपको इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। वेलोसिटी जो है इसके सेंटर ऑफ मास की वो हमने मान ली VCM, और जो एंगुलर वेलोसिटी है इस इंस्टेंट वो मान ली हमने ओमेगा, ठीक है। अल्फा और ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी हो गई, और ACM और BCM क्या हो गए इसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्रम से, ठीक है भाई।
तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा किसी इंस्टेंट टी पर, वीसीएम इसकी लीनियर वेलोसिटी और एसीएम इसका लीनियर एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन एफ काम कर रहा है यहाँ पर, ये पूरी कहानी है। तो ये फिगर आप नोट बना लें और ये जो लिखा है इसको नोट कर लें, और इसके बाद देखिए किस तरह से हम यहाँ पर इक्वेशंस बनाएंगे। एक तो हम इक्वेशन बनाएंगे ट्रांसलेशनल मोशन की, एक बनाएंगे रोटेशनल मोशन की, और हम जानते हैं क्योंकि रोल कर रहा है, जो कांटेक्ट पॉइंट होगा यहाँ पर इसका नाम P रख लेंगे। कांटेक्ट पॉइंट P के लिए हम लगा देंगे ACM इज इक्वल टू R अल्फा, ACM इज इक्वल टू R अल्फा, और VCM इज इक्वल टू R ओमेगा। ठीक है, तो फॉर ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, तो देखते हैं ट्रांसलेशनल मोशन के लिए कितने तो फोर्स काम कर रहे हैं। तो एक तो फोर्स आपका काम कर रहा है mg sin थीटा, एक फोर्स आपका काम करेगा स्मॉल f, ठीक है। बाकी फोर्स तो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो बॉडी को मूव नहीं करा सकते, तो उसकी हम बात भी नहीं करेंगे। और इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है इट इज एसीएम, तो यहां पर हम बोलेंगे mg sin थीटा, मास स्मॉल m है, ठीक है भाई, स्मॉल m मास कर लेंगे इसका, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी इक्वल टू m इंटू a इंटू cm। सेंटर ऑफ मास का मास तो m के पूरी बॉडी के मास के बराबर ही होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ट्रांसलेशनल मोशन है किसकी, सेंटर ऑफ मास की। अब हम बात कर लेते हैं रोटेशनल मोशन के लिए क्या इक्वेशन हम बनाने वाले हैं। तो फॉर रोटेशनल मोशन कर लेते हैं बात। फॉर रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन के लिए क्या करना है आपको, इक्वेशन बनाते हैं। चलिए भाई, इसमें हम बनाएंगे टॉर्क की इक्वेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। फॉर रोटेशनल मोशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखें अगर हम, तो यहां पर एक फोर्स काम कर रहा है जो कि फ्रिक्शन है, यहां पर एक फोर्स काम कर रहा है जो कि mg sin थीटा है, and this distance is perpendicular distance which is r for frictional force। तो यहां पर लिखेंगे टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास लगा रहा हूं, ये किसके अबाउट लगा रहा हूं मैं, अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो mg sin थीटा का टॉर्क, तो चूंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम टॉर्क निकालने जा रहे हैं तो जीरो आ जाएगा। जो भी फोर्स उस पॉइंट से पास हो, जिस पॉइंट के अबाउट हम इक्वेशन बनाने जा रहे हैं टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा की, तो उसका टॉर्क तो जीरो। यहां पर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा F इंटू R, और बॉडी कर रही है इसके अबाउट अल्फा से एंगुलर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। F इंटू आर, और एंटी क्लॉकवाइज ये फोर्स काम कर रहा है आपका, जो रोटेशनल टॉर्क है फोर्स का, वो भी कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी को घुमाने की कोशिश कर रहा है। टॉर्क तो आपका आ जाएगा बाहर की तरफ, देखिए R से F की तरफ उंगलियां मोड़िए, तो बाहर की तरफ राइट हैंड से। F इंटू आर हो गया टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है भैया, ICM और मल्टीप्लाई अल्फा। ICM मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा भैया, अल्फा हो जाएगा आपके पास, क्लियर है। और ICM को चाहो तो आप m के स्क्वायर के बराबर भी कर सकते हो बाद में, वरना इसको भी ICM लिखा रहने दो। जैसे इस बॉडी का नाम देगा वैसे हम ICM निकाल पाएंगे। अगर डिस्क होती तो ICM होता आपका mr स्क्वायर बाय 2, अगर रिंग होती तो mr स्क्वायर होता, सिलेंडर होगा या स्फीयर होगा, उसके हिसाब से आपका ICM उसी बॉडी के अकॉर्डिंग आप रख दोगे। तो अभी हमको रखना नहीं है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बनानी है सिर्फ। एंड फॉर प्योर रोलिंग, हम जानते हैं प्योर रोलिंग वाले केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे, वन इज ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड अदर इज आर अल्फा, ठीक है। और प्योर रोलिंग के लिए दोनों क्या होते हैं, बराबर, तो ACM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, R इंटू अल्फा आ जाएगा। इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड, ठीक है। अब आपके पास जो इक्वेशंस हैं इनके हेल्प से अगर हम सॉल्व करें, पुटिंग इन सेकेंड कर लेते हैं।
चाहो तो आप एसीएम को रिप्लेस कर लो, चाहे तो अल्फा को, तो अल्फा को रिप्लेस कर लेते हैं, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अल्फा को रिप्लेस करते हैं भाई एसीएम अपॉन में आर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम थर्ड इन सेकेंड। थर्ड से सेकेंड में वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से आपके पास आ जाएगा एफ इंटू आर इज इक्वल टू, देखिए एफ इंटू आर कैसे किया मैंने, एफ और आर के बीच की सॉरी एफ से जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स थी उससे जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी कर रही है रोटेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर थी, सीधे एफ आर कर दिया। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उससे किया था, ठीक है भाई, एफ इंटू आर। यहां पर हो गया आपके पास आईसीएम एंड अल्फा विल बी एसीएम बाई आर, एसीएम बाई आर, क्लियर है। और यहां से अगर हम देखें तो F इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आईसीएम इंटू एसीएम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स निकला है देखिए आपका, ध्यान से आप, बस अब आपका एसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एसीएम। साथ के साथ एक क्वेश्चन बनाना, पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट, फर्स्ट में अगर हम पुट करेंगे तो व्हाट वी गेट mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज ICM इंटू ACM डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू ACM, क्लियर है। तो यहां से अगर हम ACM को एक तरफ ले जाएं तो यहां से ACM कॉमन लेने के बाद जो अंदर बचेगा वो बचेगा आपका ICM डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस m, यहां पर है आपके पास mg sin थीटा, हेंस ACM विल बी m इंटू g इंटू sin थीटा डिवाइडेड बाई ICM अपॉन आर स्क्वायर प्लस m, गेटिंग माय पॉइंट। थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ACM विल बी इक्वल टू m, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ऊपर से m से m कैंसिल हो जाएगा, तो mg sin थीटा डिवाइडेड बाई m अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये आपके पास हो जाएगा ICM डिवाइडेड बाई mr स्क्वायर। CM का मतलब सेंटर ऑफ मास है सिर्फ, ठीक है भाई, प्लस 1, दैट्स इट। m से m आप कैंसिल कर दो, m से m कैंसिल कर दे, आपका जो है आंसर आ जाएगा। m से m कैंसिल कर दे, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन है इट विल बी g sin थीटा, लीनियर एक्सीलरेशन निकल आया आपके पास 1 प्लस ICM डिवाइडेड बाय बॉडी का मास और बॉडी की रेडियस का स्क्वायर, दैट्स इट। ये आपके पास ACM का फॉर्मूला है, किसी भी इंस्टेंट आप बहुत ही इजीली एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, इट विल बी कांस्टेंट, टाइम से इंडिपेंडेंट है, तो ये कांस्टेंट भी आ गया आपके पास। ACM निकाल दिया आपने, ठीक है। अल्फा क्या आएगा, अगर एंगुलर एक्सीलरेशन आपको चाहिए तो अल्फा कितना आ जाएगा भाई, नाउ अल्फा इज इक्वल टू होता है ACM डिवाइडेड बाई आर, इट मींस जो अल्फा का फॉर्मूला आएगा वो कितना आ जाएगा, g sin थीटा, और डिवाइड अगर हम करते हैं r से, बस इसको ऐसे लिखा देते हैं ताकि समझने में आसानी हो अपने को, ICM प्लस mr स्क्वायर, एक्स्ट्रा डिवाइड में r आ जाएगा बस। चाहो तो इस r को अंदर भेज सकते हो, चाहो तो ये छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन अगर फ्रॉम सेकंड, देखिए इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है फ्रॉम सेकंड, तो फ्रॉम सेकंड अगर हम चाहे तो हम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू पुट करके। चलिए ये सब नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। ये आपका ACM था ना, यहां पर आपके पास वेलोसिटी थी VCM, तो VCM भी निकाल देंगे। VCM कैसे निकालते हैं भी मैं आपको सिखाऊंगा अभी। फ्रॉम सेकंड
जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा इट विल बी इक्वल टू आईसीएम इंटू अल्फा। तो आईसीएम इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई आर, ये एफ है। अगर हम अल्फा की वैल्यू पुट कर दें तो अल्फा की वैल्यू आपको पता है कितनी है लिखी हुई, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर 1 प्लस आईसीएम डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर। आर इंटू आर स्क्वायर, इसको अंदर अगर हम भेज देते हैं तो आपका थोड़ा सॉल्व हो जाएगा और एक्स्ट्रा। तो उस हिसाब से जो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी, इस आर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सिंप्लीफाई करने पर कुछ इस तरह से दिखेगा, जी साइन थीटा इंटू आईसीएम एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आईसीएम बाई एम, आर स्क्वायर प्लस आरसीएम बाई एम। आईसीएम की वैल्यू आप पुट कर सकते हो एम के स्क्वायर टर्म्स में, तो एम के स्क्वायर टर्म्स में अगर हम आईसीएम पुट कर देंगे तो और थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, है ना, सिंप्लीफाई कर सकते हो। आईसीएम होता है एम इंटू के स्क्वायर, जहां पर के को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो फ्रिक्शनल फोर्स वैसे तो आपको ये निकला जो मैंने निकाल दिया अभी यहाँ पे, क्लियर है भाई। फ्रिक्शनल फोर्स का जो आंसर आएगा आपका वो ये आ जाएगा जो मैंने अभी निकाल दिया इसमें, जी साइन थीटा इंटू आईसीएम। आईसीएम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जो बॉडी दे रखी है उसके शेप के अकॉर्डिंग आईसीएम की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे। मास एम था, रेडियस कैपिटल आर था, तो फ्रिक्शनल फोर्स आ गया इस केस में जो सफिशिएंट है। अब कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग हम चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं, अगर हम निकालना चाहें तो कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग क्या आएगी, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग अवॉइड स्लिपिंग, स्लिप ना हो बॉडी, उसके लिए म्यू कितना होना चाहिए, तो स्लिप ना हो इसके लिए जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम, जो फ्रिक्शनल फोर्स हम यहां पे लग रहा है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो पॉसिबल है वो इस फ्रिक्शनल फोर्स से कम होना है। मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स पॉसिबल है यहां पर उससे ये एफ कम होना चाहिए, कम से कम उसके या उसके बराबर हो मैक्सिमम। अगर ये एफ आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू जो ये निकली है, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स इस यहां पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है उससे भी बड़ा हो तो पॉसिबल ही नहीं होगा। यानी जो एफ यहाँ पे काम कर रहा है या तो वो छोटा होगा या यहाँ वाले मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो सकता है। जो भी फ्रिक्शन काम कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है रोलिंग में हमेशा, तो जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन या तो छोटा होता है या तो बराबर होता है किसके, मैक्सिमम फ्रिक्शन, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो भी हो जाएगा यहाँ पर म्यू स्टैटिक मल्टीप्लाई एन, म्यू स्टैटिक मल्टीप्लाई एन। तो यहां से अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पुट कर दें, जी इंटू साइन थीटा इंटू आईसीएम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आईसीएम बाई मास इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस। और एन अगर हम ध्यान से देखें तो एन किसके बराबर आता है, एम जी कॉस थीटा इंक्लाइन प्लेन पे हम जानते हैं, तो एन किसके बराबर आ जाएगा भाई, एम इंटू जी इंटू कॉस थीटा। तो जी से आप जी कैंसिल कर दोगे, यहाँ पे म्यू एस आप इजीली यहां से निकाल सकते हो कितना होना चाहिए, जी से जी कैंसिल कर दीजिए और इधर ट्रांसफर कर लेते हैं बाकी चीजों को, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। म्यू एस आपका बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके, इसको यहां डिवाइड करें, जी से जी कैंसिल कर दो तुरंत, साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा मिलके टेन थीटा बन जाएंगे, इनटू आईसीएम तो आएगा ही आएगा, डिवाइड में मास जाएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस आईसीएम जी। यानी जो हमारा फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। अगर इससे कम होगा तो ये बॉडी रोल नहीं कर सकती यहाँ पर। ये कंडीशन है प्योर रोलिंग के लिए, या तो म्यू इससे बड़ा हो या फिर कम से कम इसके बराबर तो हो ही, जो लिखा हुआ है इस तरफ, वरना बॉडी स्लिप करेगी। क्या करेगी भाई, बॉडी स्लिप करेगी। नाउ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं किसी इंस्टेंट कितनी होगी। हमसे पूछता है 10 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत इजीली आप निकाल सकते हो, लीनियर वेलोसिटी वीसीएम, तो वीसीएम इज इक्वल टू आ जाएगा आपका यूसीएम प्लस एसीएम मल्टीप्लाई टी।
यूसीएम तो आपका 0 था स्टार्टिंग में देखा जाए, तो सीधे सीधे बीसीएम कितना आ जाएगा भैया, बीसीएम इज इक्वल टू आ जाएगा एसीएम मल्टीप्लाई टी, और एसीएम आपने निकाला था जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आईसीएम बाई एम इंटू आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई टी, यहां से आप इजिली बीसीएम निकाल सकते हो। ये बीसीएम का फॉर्मूला हो गया रोलिंग मोशन में। जब बॉडी रोल करती हुई नीचे आती है तो वेलोसिटी हम सीधे ए की वैल्यू जी पुट नहीं कर सकते, जी साइन थीटा पुट नहीं कर सकते, ठीक है, अलग आएगा आपके पास। जो एसीएम है, एसीएम मैंने निकाल के आपको बताया जी साइन थीटा अपॉन में दिस आ रहा था, तो जी साइन थीटा अपॉन में दिस मल्टीप्लाई टाइम कर दूंगा, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की किसी भी इंस्टेंट आप इजीली निकाल सकते हो, बहुत इजीली निकाल सकते हो। क्लियर होगी बात? ओमेगा किसी भी इंस्टेंट तो वो होती है वीसीएम बाई आर किसी भी इंस्टेंट, तो वीसीएम आप निकाल ही चुके हो, बस ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर 1 प्लस आईसीएम डिवाइडेड बाई एम इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई टाइम। ये लीजिए ओमेगा भी आ गया आपके पास। यहां से बहुत इजीली किसी भी इंस्टेंट ओमेगा भी निकाल सकते हो। तो ओमेगा निकाल दिया, वी निकाल दिया मैंने, ऑलमोस्ट सारी चीजें निकाल कर आपको दिखा दी। क्लियर भाई? किसी इंस्टेंट आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, एट एनी इंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी अगर निकाली जाए तो काइनेटिक एनर्जी आपका फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी यहां पर टोटल आएगी, एक तो ट्रांसलेशन की जो कि हो जाएगी हाफ एम वीसीएम स्क्वायर एंड हाफ आईसीएम इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये रोटेशन काइनेटिक और ये ट्रांसलेशन काइनेटिक दोनों का जो सम आएगा वो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी। वीसीएम और ओमेगा आपने दोनों की वैल्यूज निकाल रखी है, पेपर पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जो आपने ओमेगा यहां से निकाला है वीसीएम इस फॉर्मूले से निकाल के आगे पुट कर देना, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर भाई? तो इस तरह से आपको यहां पर सारी चीजें इंक्लाइन प्लेन पे करनी होती हैं। चलिए भाई, तो आप कर लेते हैं एक क्वेश्चन और उसमें देखते हैं आंसर क्या आएगा। क्लियर है? चलिए, वर्क एनर्जी थ्योरम का भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते थे। अगर सीधे बॉटम पॉइंट पे पूछेगा कितनी वेलोसिटी है तो बिना एक्सेलरेशन के भी इसको किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन है आपके पास, एक इंक्लाइन प्लेन है एंड इट हैज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा एंड देयर इज अ डिस्क of mass small m and radius of disk is r, initially at rest u0 और ओमेगा नॉट भी यहां पर 0 है, इनिशियली एट रेस्ट। ये हाइट h है जो आपको दे रखी है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ disk and its angular velocity when it reaches to the bottom of inclined plane. बॉटम ऑफ inclined plane। क्लियर है भाई? ये हो गया आपके पास। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ही इजी सॉल्यूशन होगा, कुछ खास नहीं है उसमें। सॉल्यूशन में क्या करोगे आप? वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे इसको हम इसको ए से नहीं करके वर्क एनर्जी थ्योरम से भी इजीली कर सकते हैं। आपको अल्टरनेट मेथड सिखाता हूं मैं यहाँ पे। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम मेथड से सॉल्व करूंगा इसको। जो पीछे मैंने सिखा रखा है एक्सेलरेशन वगैरह वो सब अप्लाई करना जब आपको एक्सेलरेशन पूछे। अगर वेलोसिटी पूछे तो बहुत सिंपली भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, आपको एसीएम निकालने की कोई खास जरूरत नहीं है। और एसीएम आपने निकाल दिया तो आप उससे भी इजीली कर सकते हो।
अल्टरनेट मेथड भी सिखा देता हूं मैं इसका, और एसीएम से भी करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी बॉडी यहां पर आ गई और इस समय इसका जो सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी है वो है ये VCM एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जब भी बॉटम पर पहुंचता है तब आप इस तरह से मान लो जो मैंने माना है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। भाई वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम देखते हैं तो W बराबर होता है डेल्टा K, तो K फाइनल माइनस K इनिशियल, K फाइनल आ जाएगी हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। मैंने कहा था किसी भी इंस्टेंट करंट एनर्जी होती है और इनिशियल तो जीरो थी, दोनों चीजें रुका हुआ था। ये वर्क कितना होगा भाई हमें पता है, ग्रेविटेशन वर्क होगा यहां पर सिर्फ कौन सा वर्क होगा, ग्रेविटेशन, और हो जाएगा mgh। क्योंकि फ्रिक्शन भी काम कर रहा है तो फ्रिक्शन का वर्क क्यों नहीं लिया हमने यहां पर, ये भी दिमाग में आएगी बात, तो नोट करें यहां पे। हियर फ्रिक्शन एक्टेड ऑन बॉडी इज स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। हेंस स्टैटिक फ्रिक्शन जब काम कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है जो पॉइंट यहां पर कांटेक्ट में वो स्लाइड ही नहीं कर रहा, और जब वो स्लाइड ही नहीं कर रहा है यानी इनिशियली जब भी इसके कांटेक्ट में आता है कोई भी पॉइंट इंक्लाइन प्लेन के इस डिस्क का, तो इंस्टेंटली रेस्ट में रहता है। वहां पर जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा क्या वर्क कितना होता है, जीरो। हेंस वर्क डन बाय तो हमें यहां पर जो वर्क लिया है वो सिर्फ mgh, नीचे h हाइट नीचे आया है, ये वर्टिकली अगर देखें तो h हाइट नीचे आया है, जो वर्क हो जाएगा वो mg, क्योंकि फोर्स भी नीचे की तरफ काम कर रहा है, आपका आ भी नीचे की तरफ है, सीधे mg से लगाओ, खत्म कहानी, दैट्स इट। फ्रिक्शन का वर्क आप लगाओगे नहीं, भले फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पर आपका फ्रिक्शनल फोर्स तो काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, उसके बाद भी हमने फ्रिक्शनल फोर्स के वर्क को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि प्योर रोलिंग में जो फ्रिक्शन काम करता है वो स्टैटिक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन कभी कोई वर्क नहीं करता, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में जो पॉइंट था कांटेक्ट में वो मूव ही नहीं कर रहा था, और जब तक ये पॉइंट स्लाइड नहीं करेगा ये तो रेस्ट में है। इंस्टेंटली जिस भी टाइम ये कांटेक्ट में आता है सरफेस के हमेशा रेस्ट में रहता है, और अगर ये रेस्ट में रहता है इसका मतलब ये मूव ही नहीं कर रहा है इस सरफेस के रिस्पेक्ट में, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसलिए आपका जो फ्रिक्शन का वर्क है वो भी जीरो। या आप इस तरह समझ लो स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क ही नहीं करता, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब रुकी बॉडी पे काम कर रहा है और वो वर्क नहीं करेगा। अब कई बच्चे कंफ्यूजन से रोल कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, फिर फ्रिक्शन स्टैटिक कैसे है? भाई घबराओ मत, स्टैटिक फ्रिक्शन तब होता है यहां पर रोलिंग हो रही है, स्लाइडिंग नहीं, तो बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है इसलिए फ्रिक्शन स्टैटिक है। जब तक बॉडी स्लाइड नहीं करेगी तब तक फ्रिक्शन का वर्क नहीं रहेगा। रोल करने पे रोलिंग फ्रिक्शन होता है जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, उसको हम कर देते हैं इग्नोर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहां पर है नहीं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहां पर है नहीं। Here rolling friction also acts on body, but rolling friction can be neglected as it has very less value। क्योंकि आपका जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, इसलिए उसको इग्नोर किया जा सकता है सिंपली, बिल्कुल ठीक है। चलिए अभी से हम निकालते हैं। mg इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM, ओमेगा के प्लेस पे कर देंगे VCM बाई R का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं VCM इज इक्वल टू होता है R इंटू ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू पुट करी मैंने यहाँ पे, अरे जो ओमेगा था इसकी वैल्यू VCM बाई R पुट कर दी हमने। और ICM अगर हम देखें तो फॉर डिस्क ICM विल बी mr स्क्वायर बाई 2। क्लियर है?
चलिए भाई, तो आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा और। तो m इंटू जी इंटू एच हाफ एम VCM स्क्वायर प्लस हाफ MR स्क्वायर बाई 2, या ICM की वैल्यू है, और यहाँ पर आ जाएगा VCM स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्लियर है भाई? R स्क्वायर से R स्क्वायर चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हो, और M से M कैंसिल कर दो सभी जगह। जो चीजें कर रही हूँ मैं कट कर देता हूँ। M कॉमन लेके M से कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो एक तो बचेगा GH और इज इक्वल टू बचेगा हाफ VCM स्क्वायर प्लस 1/4 VCM स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 VCM स्क्वायर, ये आ गया GH। तो 4 इंटू जी इंटू एच डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा 3, और रूट के अंदर आ जाएगा VCM। ये लीजिए आ गया आपका VCM, दैट्स इट इज VCM। और ओमेगा हम जानते हैं किसी भी इंस्टेंट क्या होती है, VCM इज इक्वल टू R ओमेगा। अगर वो रोलिंग कर रहा है तो वहां से आप इजीली ओमेगा की वैल्यू भी पता कर सकते हो। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, VCM बाई R। तो अगर हम वहां से वैल्यू पुट करना चाहें तो ये आ जाएगा 1/R रूट 4GH डिवाइडेड बाई 3। ये लीजिए आपका ओमेगा भी आ गया, दैट्स इट। ये था आपका सॉल्यूशन। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। एक तो ये सॉल्यूशन हो गया, इसका अल्टरनेट मेथड भी देखते हैं। ये वर्क थ्योरम से मैंने कर दिया, आसान तरीका था। जब वेलोसिटी पूछेगा, ओमेगा पूछेगा, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, इस तरीके का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसके अलावा एक और अल्टरनेट मेथड है जो मैंने आपको सिखाया था, एक्सेलरेशन निकालना, उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अल्टरनेट मेथड, एज वी नो फॉर रोलिंग मोशन ऑन, ये अल्फा नहीं है, थीटा कर लेना भाई। इसको मैंने शायद थीटा के टर्म्स में कर दिया सारा कुछ, तो आप इसे थीटा कर लेना। हालांकि थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ी थी हमें कुछ खास अभी, है ना। अब पड़ेगी, अल्फा ही रहने दो, जो था एंगल वही रहने दो, अभी जरूरत ही नहीं पड़ी, अभी कट जाएगा सर, अल्फा की जरूरत पड़ेगी नहीं अपने को। एज वी नो फॉर रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, एसीएम जो होता है वो कितना आता है, G sin थीटा। थीटा आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, G sin अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आता है 1 प्लस ICM डिवाइडेड बाई MR स्क्वायर। भाई है कि नहीं सही बात? चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। G sin अल्फा 1 प्लस ICM की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी MR स्क्वायर बाई 2 और इंटू R स्क्वायर MR स्क्वायर। ICM की वैल्यू थी ना, ICM बताया मैंने MR स्क्वायर बाई 2 है, किसके लिए, डिस्क है ना ये, MR स्क्वायर बाई 2। MR स्क्वायर से MR स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 इंटू सॉरी G sin अल्फा अपॉन में 1 प्लस 1/2। ये आ गया आपका ACM। तो यहां से अगर ACM देखा जाए तो ACM विल बी G sin अल्फा 3/2, तो 2/3 हो जाएगा। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आपको पता है तो आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो कि आपका v कितना आएगा, सीधे ट्रांसलेशनल इक्वेशन से। फॉर इक्वेशन ऑफ बाय इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास। देखिए ये जो डिस्टेंस आएगी, अगर इसको हम दिमाग में s मान लें, डिस्टेंस से कवर करेगा, अगर इसको हम s मान लें तो हमें पता है ट्रायंगल में ये जो डिस्टेंस s है, ये h है, यहां पर अल्फा है, तो h अपॉन में s इज इक्वल टू आएगा साइन अल्फा। तो यहां से s देखा जाए तो h अपॉन में साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन होगी आपकी, यहां पर हम लगा देंगे थर्ड, VCM स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा UCM स्क्वायर प्लस 2 इंटू ACM इंटू S। VCM तो हमें निकालना है, तो VCM स्क्वायर रहने दो, UCM की वैल्यू 0 पुट कर दो, 2 इंटू यहां पे लिखा हुआ है 2 इंटू G इंटू साइन अल्फा
डिवाइडेड बाई 3 एसीएम की वैल्यू, और अगर एस की वैल्यू देखी जाए तो एच अपॉन में साइन अल्फा। साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल कर दिया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा 4g। आ गया ना भाई, साइन अल्फा कैंसिल, तो आपके पास आ गया 4 इंटू जी इंटू एच अपॉन में 3 का रूट किसके बराबर, बीसीएम के बराबर। दोनों मेथड से आपका आंसर तो वही आया है। एंड ओमेगा अगर आपको निकालना है तो ओमेगा हम जानते हैं बीसीएम बाई आर होता है, आ जाएगा 1 बाई आर रूट 4 इंटू जी इंटू एस डिवाइडेड बाई 3। दैट्स इट। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है? तो बहुत ही इजी आप यहां से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? अब मान लीजिए आपके पास वही सेम इंक्लाइंड प्लेन है, बस सेम एंगल अल्फा, सेम एंगल अल्फा, सेम हाइट एच, सेम हाइट एच। यहां पर आपके पास एक रिंग है, मास जिसका m है और रेडियस जिसकी r है। यहां पर आपके पास एक डिस्क है जिसका मास m और रेडियस r। ठीक है? Which body will reach at bottom फर्स्ट? पहले कौन सी बॉडी आपकी बॉटम पर पहुंचेगी ये आपको बताना है। सेम सब कुछ है, एच एच वही, सेम इंक्लाइंड प्लेन। जो फ्रिक्शन यहां पर है सेम फ्रिक्शन यहां पर है, म्यू भी आपका वही है। क्लियर है भाई? तो ये आपको ये बताना है कौन सी बॉडी यहां पर पहले पहुंचेगी। क्या दोनों बॉडी साथ पहुंचेंगी? साथ नहीं पहुंचेंगी तो कौन सी पहले पहुंचेगी? क्लियर है भाई? देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। एज वी नो, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता है जो एसीएम का फॉर्मूला है वो क्या होता है, जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आईसीएम डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर। एम और आर दोनों का ही सेम है, बस आईसीएम का तो फर्क है। तो यहां से आप बोल सकते हो एसीएम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईसीएम। बाकी सब चीज कांस्टेंट है, बाकी सब चीज क्या है, फ्रॉम हियर ACM is inversely proportional to 1 upon ICM। G इसके लिए भी वही रहेगा, साइन अल्फा इसके दोनों बॉडीज के लिए सेम, दोनों बॉडीज का मास सेम, दोनों बॉडीज की रेडियस सेम, बस ICM का तो फर्क है। तो as ICM is equal to MR square for ring and ICM is equal to MR square by 2 for disc, as moment of inertia is less for disk, hence acceleration of its center of mass will be more than that of a ring, hence disk will reach first at the bottom of inclined plane।
तो इंक्लाइंड प्लेन पे पहले डिस्क पहुंचेगी, क्योंकि डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, रिंग के कंपैरिजन में। तो बहुत ही इजीली आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। क्लियर है? इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली छोटी मोटी भी बात नहीं है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, थोड़ा अलग टॉपिक पर है ये। तो मान लीजिए आपके पास, जैसे मैंने कल आपको बताया डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालनी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी, तो उस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कल टॉपिक मैंने पढ़ाया था उस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने पास एक बॉडी है एंड दिस इज डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। क्लियर है? तो सेंटर से थोड़ा ऊपर देखा जाए इस जगह पर, इनके ऐसा करते हैं मासेस भी लेके चलते हैं, वैल्यू के फॉर्म में कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। जो इसका मास है वो मान लेते हैं 4 kg एंड द रेडियस इज 2 मीटर। क्लियर है? यहां पर एक फोर्स काम कर रहा है विच इज F फ्रॉम द स्मॉल डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर एंड स्मॉल r इज हेयर 1/2 मीटर। 1/2 मीटर स्मॉल r। डिस्क is not slipping on ground. Disk is moving without slipping, ऐसे लिखते हैं ना, disk is moving without slipping, disk is moving without slipping on ground. Then find direction and value of friction. और जो आपका F है इसकी वैल्यू भी आप लिख लो। जो F है आपका वो हम मान लेते हैं 10 न्यूटन, और ज्यादा कर लेते हैं इसको, कुछ तो भी 14 न्यूटन मान लेते हैं। ठीक है? F जो है वो कितना है आपका 40 न्यूटन। क्लियर भाई? ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन फटाफट। तो जैसे कि मैंने कहा था डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के लिए आपको न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। न्यूमेरिकल में आपको करना क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन आप जैसे मन चाहे मान सकते हो, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस भी डायरेक्शन में आपने माना है, अगर आपका आंसर नेगेटिव आया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम कर रहा है। अभी मैंने माना फ्रिक्शन जो है आपका वो लेफ्ट साइड में काम कर रहा है, और यहाँ पर एक फोर्स है कैपिटल F which is at a distance small r from center of disk। तो पहले हम करेंगे फॉर ट्रांसलेशनल इक्वेशन या मोशन, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। हमने मान लिया इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव कर रहा है ACM से एंड इट इज रोल्ड अबाउट सेंटर ऑफ मास विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कैपिटल F माइनस स्मॉल f विल बी इक्वल टू m इंटू ACM। कैपिटल F इज 40 माइनस, ये हो गया आपका 40 माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू अपने को पता नहीं है तो स्मॉल f लिख लेते हैं। क्लियर है? और मास बॉडी दे रखा है आपको 4 इंटू ACM आपको पता नहीं है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फॉर रोटेशनल मोशन, या फिर आप बोल सकते हो रोटेशन मोशन, ये ठीक है। तो यहां पे टॉर्क की इक्वेशन लगाते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। हम यहां करेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास, टॉर्क निकालते हैं पहले। तो टॉर्क इज इक्वल टू आ जाएगा F इंटू स्मॉल r, क्योंकि जो फोर्स F है उसके डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल r है,
वो भी परपेंडिकुलर, प्लस ये घुमा रहा है कैसा आपका, ये घुमा रहा है देखो बॉडी को क्लॉकवाइज, तो एफ भी तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, यहां से फिक्स कर लो बॉडी को, और यहाँ पे धक्का मारो तो बॉडी कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज, और यहाँ पे फिक्स करके इधर से धक्का मारो तब भी बॉडी कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज। दोनों का जो टॉर्क है वो सेम डायरेक्शन में है, अंदर की ओर, अंदर की ओर, इसका भी अंदर की ओर टॉर्क है और इसका भी अंदर की ओर है, दोनों के टॉर्क ऐड हो जाएगा सीधे सीधे, स्मॉल एफ इंटू कैपिटल आर, यहां पर आ जाएगा आईसीएम इंटू आपका अल्फा, ठीक है। एफ कितना है 40 इंटू 1/2 प्लस स्मॉल एफ को पता नहीं है, कैपिटल आर 4 है, आईसीएम चूंकि ये डिस्क है तो mr²/2 हो जाएगा, mr²/2 का मतलब हो गया 4 इंटू 4 का स्क्वायर, सॉरी रेडियस 2 है आपकी, यहां पर भी 2 कर लें, बाई 2, और इंटू अल्फा की प्लेस पे लिख देंगे एसीएम बाई कैपिटल आर, क्योंकि बॉडी स्लिप नहीं कर रही है तो प्योर रोलिंग कर रही है, और प्योर रोलिंग करती है तो हमें पता है क्या होता है कि भैया जो अल्फा होता है वो होता है एसीएम बाई आर। क्लियर है भाई, सारी वैल्यूज आपके सामने हैं, बहुत ही इजीली आपका आंसर आ जाएगा, 1 मिनट लगता है इसमें, ठीक है, कुछ खास नहीं है। 20 प्लस 2 स्मॉल एफ इज इक्वल टू हो गया एक तरह से 2 से 2 कैंसिल, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यहां पर सिर्फ बचेगा 4 इंटू एसीएम, 4 इंटू एसीएम, यहां पर आर की वैल्यू फिर 2, कैपिटल 2 माना था मैंने। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड में ऐसा करते हैं कि पहले कॉमन ले लेते हैं ना, यहां पर पहले कॉमन ले लेते हैं 2, उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड करते हैं तो काफी इजी हो जाएगा काम अपना। 10 प्लस स्मॉल एफ इज इक्वल टू 2 इंटू एसीएम, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कर लेते हैं। तो यहां से आपके पास आ गया 30 इज इक्वल टू 6 इंटू एसीएम, यहां से एसीएम आ गया आपके पास 6 5 जा 35। अब हम कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट, 40 माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू हो गया 4 इंटू 5, स्मॉल एफ हो गया 40 माइनस 20, तो 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शन जो कि पॉजिटिव आया है, मतलब डायरेक्शन मैंने एज्यूम की थी वो सही थी, तो आंसर आप लिख दोगे फ्रिक्शन विल बी ऑफ 20 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट। यही आंसर अगर नेगेटिव आता तो मैं बोलता डायरेक्शन मैंने एज्यूम की है वो अपोजिट डायरेक्शन में कर लिया, इसको मैं राइट भी लिख देता आंसर, लेकिन अभी चूंकि पॉजिटिव भी आया है तो फ्रिक्शन विल बी 20 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। ये हो गया आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन का। क्लियर है भाई? तो इस तरह से बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम वाली बात इनमें नहीं है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन आपको इजीली ऐसे ही करने, जैसे मैंने बता दिया, किधर किसी भी डायरेक्शन में आप फ्रिक्शन को मान सकते हो, और उसके बाद आपको बनानी पड़ती है ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन, फिर बनानी पड़ती है रोटेशनल मोशन की इक्वेशन जिसको बोलते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क लगाते समय हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लगाओगे, सेंटर ऑफ मास का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी काउंट करना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए, याद कर ले, जितनी बॉडी है सभी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो कम से कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना ही चाहिए। और इसके अलावा हम रोलिंग मोशन से जो नीचे वाला पॉइंट है, इसके पास दो एक्सेलरेशन होते हैं, पर चूंकि इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नेट एक्सेलरेशन 0 होता है, इसलिए एसीएम इज इक्वल टू आर अल्फा लगा सकते हैं। जैसे ही एसीएम इज इक्वल टू आर अल्फा लगाते हैं, अल्फा इज इक्वल टू एसीएम बाय आर आता है, वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन, रोटेशनल मोशन की इक्वेशन और रोलिंग मोशन, जो नीचे वाला की कंडीशन, जो यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसका नीचे वाली सरफेस जिससे वो कांटेक्ट में है उसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों ही 0 होती है, मतलब बीसीएम इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है और एसीएम इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। उन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हम बहुत ही इजीली फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकाल सकते हैं। एसीएम 5 हो गया, F20 आ गया। अगर आपसे अल्फा पूछता तो इसी क्वेश्चन में हम कर देते हैं एसीएम इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या था, एसीएम बाई आर, तो बहुत ही इजीली आपका आंसर 5/2 आ जाता। एसीएम 5 निकाल चुके और की वैल्यू 2।
तो इस तरह से हम इजीली आंसर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है भाई? तो ये थी रोलिंग मोशन के बारे में पूरी बातें। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।